हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर पार्लियामेंट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो पार्लियामेंट है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके थे। मैंने आपको बहुत कुछ बताया था एंड जैसा कि थंबनेल भी जस्टिफाई करता है एंड ये यूपीएससी का साल 2021 का भी क्वेश्चन था 64 योगिनी के ऊपर। तो मैंने आपको पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट और 64 योगिनी जो टेम्पल है उसके बीच में एक लिंक बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट के जो स्ट्रक्चर है वो 64 योगिनी, जो कि मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, भिंड के पास जो है, अक्सर आपने नाम सुना होगा भिंड मुरैना, तो वहाँ पर वो मंदिर जो है वो पड़ता है। मैंने आपको कुछ अपनी पर्सनल वीडियोस एंड जो भी था पिक्स वगैरह वो शेयर करी थी कि जब मैंने वहाँ पर ट्रैवल करा था। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन की। संविधान के अंदर ना, मतलब पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि भाई ये देखो एक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हमारे पास एक ऐसी बिल्डिंग है राइट। अब हमें देखो इस बिल्डिंग के अंदर ये तो जानना पड़ेगा ना कि कौन कौन बैठता है कि नहीं हरनीत? डिसीजन मेकर कौन है, अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, हमें इतना पता है। इस बिल्डिंग के अंदर से पूरे देश के लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर जितना भी ये हिंदुस्तान का पूरा जो टेरिटोरियल नक्शा है, वहाँ पर इस बिल्डिंग से बने हुए जो कानून हैं वो भारत के पास जितनी भी ऐसी ज़मीन है सरकार जहाँ जहाँ कंट्रोल कर सकती है, जो कि इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री है, टेरिटोरियल बाउंड्री है, इस बिल्डिंग से बने हुए कानून, उनका इम्पैक्ट हर एक जगह पर लागू होगा, हर एक जगह पर सेम होगा। 19-20 का फ़र्क उस राज्य की व्यवस्था को देखते हुए हो सकता है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं वो पूरे देश में प्रिवेल करते हैं? बताओ। बोलो भाई। पार्लियामेंट से जो बने हुए कानून होते हैं ईशा, पूरे देश में प्रिवेल करते हैं, हाँ कि ना? 2019 तक लेकिन इसके अंदर एक कैविएट था, बताओ क्या? एक जगह प्रिवेल नहीं करते थे, वहां की विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ती थी, जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये चीज़ कौन से आर्टिकल के अंतर्गत थी? 370, ठीक है, 370। अब हरनीत हम लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी बात तो हरनीत ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है इंडिया का, यानी कि भारत का जो संसद भवन है ठकुराइन, उसके अंदर ना उसके 3 पार्ट्स माने जाते हैं। टर्म्स पर ध्यान देना ठकुराइन हरनीत, 3 पार्ट्स। अब इस बिल्डिंग के अंदर तो मुझे ये पता है कि 2 कमरे होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ एल्डर्स एंड दूसरा पॉपुलर हाउस। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है, कह रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का पार्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। याद रखना, ये तो जो हम टर्म्स बोल रहे हैं हम लोग इनको भले ही इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेकिन हरनीत ये हिंदी टर्म्स हुए ना वैसे तो। राज्यसभा और लोकसभा, हम लोग सिर्फ इनको इंग्लिश में लिख ले रहे हैं ना। एग्री करते हो, है ना? तो एक्चुअली अगर आपसे कोई पूछे ईशा, मयूर के ओरिजिनल जो टर्म्स हैं वो क्या हैं लोअर हाउस के लिए और अपर हाउस के लिए, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो टर्म है
और जो हाउस ऑफ पीपल, साल 1954 में इनके लिए हिंदी नेम्स जो थे वो अडॉप्ट करे गए थे। काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए जो टर्म जो हिंदी में आई वो आई राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपल के लिए जो टर्म आई वो निकल कर आई लोकसभा। इनमें से लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोकसभा को। अभी वो हालांकि आगे आने वाला है। ये अडॉप्ट करे गए नेम। राज्यसभा नेम आया काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए एंड लोकसभा नाम आया हाउस ऑफ द पीपल के लिए। ओके, ओरिजिनल नेम्स लेकिन क्या लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ओरिजिनली काउंसिल ऑफ स्टेट विच रिप्रेजेंट्स अपर हाउस एंड हाउस ऑफ द पीपल विच रिप्रेजेंट्स लोअर हाउस। ठीक है, लेकिन जानने वाली बात यह है क्या कि ये हमें बोल रहा है संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट, ये हिंदी नेम अंग्रेजी नेम ये छोड़ो, ये हमारा डिबेट का मेन टॉपिक नहीं है, ये कोई एनालिसिस वाली चीज़ नहीं है। हमें जानने वाली बात ये है यार, ये कह रहा है कि पार्लियामेंट एज अ हाउस, इस बिल्डिंग के अंदर भाई 3 पार्ट होते हैं। पार्ट कह रहा है पार्ट, एक लोकसभा एक राज्यसभा। यहां तक तो बात मुझे हजम हो जाती है, लेकिन कह रहा है प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। सुन के बड़ा हरनीत अजीब सा नहीं लगता कि प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट? भाई प्रेसिडेंट का ऑफिस अलग है, पार्लियामेंट एक अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज होती है, हाई कोर्ट एक अलग चीज होती है, नहीं, गवर्नमेंट एक अलग चीज होती है। लेकिन फिर भी यहां पर प्रेसिडेंट को बोला गया कि प्रेसिडेंट इज या विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अभी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर लौट कर आएंगे और बताऊंगा क्यों, लेकिन कुछ इधर उधर की बातें और कर लेते हैं। राज्यसभा जो है उसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, अलग अलग इसके नेम है, सेकंड चेंबर या हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा जो है इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, फर्स्ट चेंबर और पॉपुलर हाउस। ताकि जो छोटे वाले एग्जाम्स हैं आप, ताकि वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो, तो आप ऐसे ना एक कॉलम बना के हमेशा इनको लर्न करना। जैसे राज्यसभा है, आपको इसका एक नाम पता लगा कि इसको कहा जाता है अपर हाउस, इसको कहा जाता है अपर हाउस है लेकिन फिर भी सेकंड चेंबर, एंड हाउस ऑफ एल्डर्स। जो लोकसभा है ये लोअर हाउस है, फर्स्ट चेंबर एंड थर्ड है पॉपुलर हाउस। इसके अलावा जो टर्म्स जो ओरिजिनली यूज होते थे, राज्यसभा के लिए क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड यहां पर लोकसभा के लिए क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल। एक और टर्म से आप इसे जान सकते हो, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस विद green carpet and this is a house with red carpet। याद आया मयूर? ओके, अब ये दोनों हाउस रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा जो हाउस है हरनीत, वो किसकी आवाज़ को उठाने के लिए है? किसके अधिकारों की बात करता है? किस पर्पस के लिए वो बना है? तो आपका आंसर हमेशा होगा हरनीत ठकुराइन, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, राज्यों को, प्लस केंद्र शासित प्रदेशों को, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। और जबकि जो लोकसभा है हरनीत, वहां पर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, जिनको हम लोग आम भाषा के अंदर एमपीज बोलते हैं, लेकिन एमपी तो हालांकि राज्यसभा के अंदर भी होते हैं, लेकिन जिनको हमने डायरेक्टली वोट करके पहुंचाया होता है लोकसभा के अंदर टू मेक डिसीजन फॉर द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारे बिहाफ पर। तो लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, पूरे की पूरे हिंदुस्तान की आबादी को।
समझ गए? तो ठाकुराइन ईशा, आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो एक आवाज़ है किस किस के लिए, एक स्टेट्स के लिए प्लस यूटीज के लिए। लेकिन लोकसभा किसकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है? भारत की जनता। क्योंकि हम काम बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि कौन से हाउस में जाते हैं? राज्यसभा में जाता है क्या कोई? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में? नहीं। अब देखो हरनीत, हमारी मेन एनालिसिस इस बात के ऊपर अटकी हुई है ना, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, इसको क्यों माना जा रहा है पार्लियामेंट का पार्ट, है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है, दो चीजें होती हैं, दो टर्म समझो सबसे पहले ईशा, हरनीत। एक, मैं किसी को कह रहा हूं पार्ट, और किसी को मैं कह रहा हूं मेंबर। ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी को कह रहे हैं कि ये हमारे घर का सदस्य है, मेंबर है, और मैं किसी एक हॉट सी कैरेट वाली जैसी बंदी को कह रही हूं, ये कह रहा हूं कि ये मेरी जिंदगी का पार्ट है, या ये कभी रह चुकी है, मेरा ये XYZ लड़की कोई मेरी जिंदगी का पार्ट। डिफरेंस क्या होता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेंबर एक परमानेंट चीज है, एंड जो पार्ट है, जब तक मुझे ये महसूस हो रहा है कि उसकी मुझे आवश्यकता है तब तक वो पार्ट है? बताओ, नॉर्मल कोनोटेशन में ले आओ इन दोनों टर्म्स को, भूल जाओ अभी के लिए, एक बार के लिए पार्लियामेंट और पॉलिटी। मेंबर का थोपड़ा ना भी पसंद हो हरनीत, तो वो उसको तो कहोगे ना फैमिली मेंबर। लेकिन लाइफ में पार्ट कब तक मानोगे किसी को? जब तक आपका काम उससे चल रहा हो, बन रहा हो। यही सीन है पार्लियामेंट के अंदर भी। पहली लाइन ही इसकी जस्टिफाई कर देगी, इस वाले पैराग्राफ की, इस बात को जो मैंने कही है। राष्ट्रपति मेंबर नहीं है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। अगर वो मेंबर होते तो हम लोग ये ना कहते प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एमपी। राष्ट्रपति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं क्या? एमपी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं क्या? कभी आपने सुना है हरनीत के मम्मी पापा वोट करने जा रहे हैं, जब प्रेसिडेंट को वोट करने जा रहे हैं, आज वो दूसरे इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, आज वो हाउस के मेंबर भी बनाए जाएंगे? नहीं होता ना। इनडायरेक्टली भी वोटिंग होती है क्या कि प्रेसिडेंट एमपी हो जाए? ये तो एक पर्सन का दो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने वाला हिसाब नहीं हो गया ठाकुराइन मयूर? ऐसा अलाउ होता है वैसे संविधान के अंदर कि आप एक दो संवैधानिक पोस्ट पर बैठ जाओ एक साथ? सिर्फ वीपी के केस में होता है, लेकिन एक साथ नहीं होता। वो एक टाइम पर एक ही ड्यूटी निभा रहा होता है, राइट? तभी तो कहते हैं हम लोग, जब चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब राज्यसभा जो है उसके अंदर अगर चेयरमैन ना हो, यानी कि चेयरमैन नहीं है, तो हरनीत क्या हम ये कह सकते हैं ना वो चेयरमैन अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल निभा रहे होंगे, बिजी होंगे कहीं, तो उनकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन। खैर वो छोड़ो, पहले यहां पर बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति मेंबर नहीं है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, ये टर्म प्लीज याद रखना। शी और ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ना ही वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको एक इंटीग्रल पार्ट माना जा रहा है पार्लियामेंट का। वही वाली बात है ना मैंने जो अभी आपको बताई। किसी पर्सन को आप पार्ट मान रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना कि वो आपके घर की खुशियों में कलेशों में आकर बैठे, या फिर वो आपके घर का मेंबर हो। लेकिन उसके बिना आपकी जिंदगी का कोई एक अहम काम हो नहीं सकता, या अहम डिसीजंस आप ले नहीं सकते। इसलिए आप उस पर्सन को, उस बंदे या बंदी को अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हो। बताओ ईशा, सही कह रहा हूं? ऐसा ही होता है ना। फैमिली मेंबर जो हैं, भले ही वो मौजूद हो 24 घंटे, आप उनके साथ बैठते हो,
टू अटेंड देयर मीटिंग्स, सब कुछ सुनना, हंसी मजाक गम दुख सब कुछ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ज़िंदगी में आपको नेक्स्ट कदम रखवाने के लिए वो मदद ना करें, और कोई बाहर वाला कर जाए और आप उसको ज़िंदगी का अपना इंटीग्रल पार्ट मान लो। वो भले ही मेंबर ना हो आपकी फैमिली का अभी के लिए, लेकिन इंटीग्रल पार्ट हो। अब क्या होता है, यहां पर हम लोग रिलेशनशिप इशू को ना लाते हुए अब संवैधानिक इशू को लाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है ना हरनीत, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के दोनों अगर बिल पास कर दें, वो बिल फिर भी बिल ही रह जाएगा। 2/3 मेजोरिटी से छोड़ो ईशा, वो मयूर ठकुराइन 100% वोटिंग के साथ पास करते हैं उसको, कोई अगेंस्ट में वोट ही नहीं किया, फिर भी वो बिल बिल ही रह जाएगा। क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर ये जो पर्सन बैठा हुआ है या हुई है, ये जब तक इस कागज के टुकड़े को, जिसको हम लोग बिल कह रहे हैं, अपने कलम की स्याही से उसको हाथ में पकड़ के जब तक इसके ऊपर ये अपने सिग्नेचर ना कर दे, तब तक इस बिल की परिभाषा चेंज नहीं होने वाली। ये कभी भी तब तक एक्ट नहीं बनने वाला। बिल को कानून का रूप देने के लिए, कानून की शक्ल देने के लिए, कानून में तब्दील करने के लिए हमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत होती है। That is because a bill passed by both the House of the Parliament cannot become a law without the President's assent. प्रेसिडेंट इस रिगार्ड में सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। क्या? पार्लियामेंट की कुछ प्रोसीडिंग से रिलेटेड, जैसा कि हाउस को समन करना, एडजर्न करना, एडजर्न सेनेटाई डिक्लेयर करना, मतलब ठीक है, हालांकि प्रेसाइडिंग ऑफिसर का उसके अंदर रोल होता है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ समन की बात कर लें, या फिर बजट सेशन के टाइम पर जो पहला एड्रेस होता है प्रेसिडेंट जो करते हैं दोनों हाउसेस को वो, या फिर जॉइंट सिटिंग की बात कर ले, जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है जब ये डेडलॉक हो जाता है बिल में? प्रेसिडेंट। तो फॉर एग्जांपल ये हाउस को समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं दोनों हाउसेस को, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो। तो इसलिए इनको इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। पार्ट माना जाता है लेकिन मेंबर नहीं है। अगर मेंबर होते तो बीइंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग राष्ट्रपति, एक और इनके पास क्या संवैधानिक पद होता? ये क्या और होते? सांसद होते, एमपी होते। वेरी गुड। अब सवाल ये उठता है हरनीत, ये जो चीज हमने अडॉप्ट कर रखी है कि राष्ट्रपति को एक इंटीग्रल पार्ट ठकुराइन हमने माना है, संसद भवन का मेंबर फिर भी नहीं माना है, इंटीग्रल पार्ट माना है, ठीक है? तो अब हमने ये चीज, या हमारी ये चीज कौन से संविधान से मिलती है? इस आस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट में जो संविधान निर्माता थे हमारे देश के, भारत के संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर ज़्यादा रिलाई करा एज कम्पेयर टू अमेरिकन पैटर्न। तो यानी कि हमें जानना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश सिस्टम होता है उसके अंदर क्या प्रक्रिया चलती है। ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर उसके भी 3 पार्ट्स माने जाते हैं। एक लोअर हाउस, हमारे लोअर हाउस का नाम होता है लोकसभा, वहाँ पर नाम होता है लोअर हाउस का हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे देश में अपर हाउस का नाम होता है राज्यसभा, उधर नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर अपर हाउस। तीसरा जो पर्सन है हमारे पार्लियामेंट का जिसको इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, वो कौन होता है हरनीत? कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन यूके में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो हमारे यहाँ भी नहीं है। यूके में प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती है। हमारे देश में आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक। जनता के द्वारा ही इनडायरेक्टली चुना गया एक प्रतिनिधि होगा, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन यूके के अंदर सिस्टम जो होता है वो होता है, क्या होता है? मोनार्किकल सिस्टम।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, पूरी तरीके से मोनार्की नहीं है, लेकिन मोनार्क वहां पर होता है प्रेसिडेंट की जगह। क्या करता है, जैसे अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट है तो क्या करता है, वो बिल के ऊपर साइन करता है, वहां पर क्राउन कोई भी हो सकता है, किंग या फिर क्वीन। मोनार्की तो बोलेंगे ना इनको, बताओ अरनीत, कॉमन टर्म होता है ना ये क्राउन और मोनार्क, किंग या क्वीन के लिए। जब हमारे देश में बिल को कौन साइन करता है, जब वो अगर उसको एक्ट बनना है तो यूके में कौन करेगा, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिल को पास कर दिया एक्ट बनने के लिए, कौन साइन करेगा, किंग या क्वीन जो भी है उधर। मतलब जैसे अभी क्वीन एलिजाबेथ थी, अब वो रही नहीं है, कोई इन्होंने नया चुना क्या, आप लोगों की है कुछ अपडेशन, मतलब मुझे नहीं पता अभी तक ऐसा इन्होंने चुना किसी को क्या, किंग, अच्छा उसके बेटा, अच्छा क्या नाम है उसका, किंग चार्ल्स 3, अच्छा ठीक है। तो अभी तक यानी कि देखो क्वीन थी, अब किंग है, कॉमन टर्म हम लोग बोल सकते हैं ना मोनार्क या फिर क्राउन। अब अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर मतलब उधर के पार्लियामेंट का वो इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता है, जबकि यूके में माना जाता है, इंडिया में माना जाता है। यूएसए के अंदर क्या प्रक्रिया चलती है हनीफ, यूएसए में जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस, उसके अंदर सिर्फ 2 ही उसके पार्ट्स होते हैं, अपर हाउस सीनेट एंड लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तीसरा पार्ट नहीं दिख रहा ना वहां पर हमें हमें इनके लेजिस्लेचर का, ना किंग है ना क्वीन है ना प्रेसिडेंट है, कोई नहीं दिख रहा ना वहां पर, प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता लेजिस्लेचर का। अब सवाल ये उठता है, एक बात आई होगी ठाकुराइन आपके दिमाग में कि सर ये टर्म याद करनी है क्या, यूके वाली के वहां पर लोअर हाउस का नाम क्या होता है और अमेरिका के अंदर लोअर हाउस का नाम क्या होता है। तो देखो यूपीएससी के लिहाज से तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी के अलावा जितने भी पेपर्स हैं उसमें सब में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईशा हो सकता है ना कि छोटे एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी यूपी वगैरह लोकसभा प्रोटोकॉल वगैरह वहाँ पर ये पूछ लें कि मैच द फॉलोइंग करवा लें या कुछ भी कर लें कि वहाँ पर लोअर हाउस का नाम बताओ इनमें से क्या होता है, या फिर जो सीनेट है वो बताओ कौन सी कंट्री का अपर हाउस है, आ सकता है ना ऐसा। इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आई हरनीत, मयूर, ठकुराइन या ईशा, आपको किसी को भी पक्का? हरनीत समझ में आ रहा है सब कुछ, आर यू विद मी एक्टिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक बात के ऊपर एम्फसाइज करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले एग्जांपल्स के अंदर अभी तक हमने 3 कंट्री देखी, ईशा, हरनीत, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किन किन को कह सकता हूँ या किसको कह सकता हूँ, किसी को भी नहीं कह सकता हूँ, बताओ कहाँ कहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन तीनों कंट्रीज में से, इंडिया, यूके और अमेरिका, कहाँ कहाँ, इंडिया एंड यूके। अभी के लिए मतलब मैं वो इस वाले पेज को रेफरेंस लेकर पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि लॉ मेकिंग जो बॉडी है एंड जो लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग जो बॉडी है, जो ऑर्गन है, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है हरनीत, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के लिए जवाबदेही हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, एंड सिमिलरली एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल हो। जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ हरनीत आपको, ठकुराइन होता क्या है, जो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सरकार। अब सरकार 5 साल के लिए देश में आ गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अंधाधुंध ये कोई भी पैसा खर्च करते चले जाएंगे, कुछ भी करते चले जाएंगे। देश की एक तिजोरी होती है ईशा, क्या होता है उस तिजोरी का नाम, फटाफट बताओ हरनीत। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां से पैसा निकालने के लिए क्या सरकार को किसी की परमिशन की आवश्यकता है? नहीं है। मयूर है कि नहीं है? देश की तिजोरी से सरकार को पैसा निकालना है, किसी की परमिशन की जरूरत है कि नहीं है? पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है ईशा। अब हो गया एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, बताओ हरनीत। अगर ऐसा ना हो
तो सारे के सारे ये जो मंत्री हैं ये तो पूरे का पूरा पैसा निकाल ले, पूरी जीडीपी अपने घर ले जाए, नहीं हरनीत? तो ये चीज़ है कि दे आर अकाउंटेबल, मतलब लेजिस्लेचर। वैसे तो एक्चुअली पता है ये जो इंटरडिपेंडेंस लिखी हुई है ना, वो आपको समझाना एक्चुअली यही वाली बात चाह रहा है। जैसे यूके के अंदर क्राउन इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये जो इंटरडिपेंडेंस वाली बात है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूँगा। करेक्ट ये करना चाहूँगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो लेज है ना, एलईजे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस रहती है, तीनों के बीच में। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एग्जीक्यूटिव कैसे अकाउंटेबल बनेगा लेजिस्लेचर के लिए इन टर्म्स ऑफ पैसा निकालना। जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो जुडिशरी के लिए कैसे अकाउंटेबल बनेगा? पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए कानून को कभी भी एग्जीक्यूटिव ऐसे इंप्लीमेंट ना कर दे कि वो संविधान की मर्यादा को, उसकी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए वो कानून। तो इस केस में जुडिशरी को अगर कुछ गलत लगेगा तो जुडिशरी कैसे लगाम लगाएगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर? उस एक्ट को क्या डिक्लेयर करके, या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं हम उसे, या फिर टर्म होती है बहुत प्यारी, क्या बोलते हैं हम उसे, नल एंड वॉइड। ठीक है, ऐसे करते करते ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेचर विल नेवर एवर पास सच अ कानून जिसकी वजह से जुडिशरी की पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अगेन जुडिशरी फिर ऐसे किसी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। याद है वो टसल ईशा इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के, मतलब केस नहीं था, मतलब उस टाइम पर जो ज़माने में पीएम वर्सेस, एक्चुअली वो पीएम का टसल तो बोलती, मतलब एग्जैक्टली तो इशू तो वही था, लेकिन किताबों में लिख दिया जाता है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का पूरा, या पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की टसल चल रही थी। याद है 1970s का जो डिकेड था, दे वर रिगार्डेड एज टर्बुलेंट ईयर्स, कि जिससे दिख रहा था कि डेमोक्रेसी अब सर्वाइव नहीं होने वाली है। एंड करते 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 फिर प्रधानमंत्री जी ने क्या करा, इमरजेंसी ही लगा दी। तो हमारे देश में अगर हम प्रेसिडेंट को हरनीत एक इंटीग्रल पार्ट मान रहे हैं हमारे संसद भवन का, इसको बोला जाता है वी हैव प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, लाइक क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमारे देश में और यूके में क्या है, देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने आपको बोला ना कि मैंने जुडिशरी को भी इसलिए इंक्लूड करा है, इसने आधी अधूरी नॉलेज यहाँ पर दे रखी है क्योंकि ये किसी और रेफरेंस में बात कर रहा है, ये अभी जुडिशरी को नहीं लाना चाहता, ये सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना चाहता है। मैंने आपको पूरा स्टोरी क्लियर कर दी। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, इट लेज स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, शी और ही इज नॉट रिगार्डेड एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वहां पर नहीं माना जाता है। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट का टॉपिक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।